जिसमें आपको स्ट्रक्चर और स्टीरियो टू टाइप्स की आइसोमेरिज्म दिखाई दे रही होंगी। शॉर्ट से शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट भी ऑर्गेनिक में बन सकता है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करें या इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, उसमें से रिमूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ये वाला देखो एक ही तरफ एक ही लाइन पर है, दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। 5 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन। अब प्रॉब्लम आएगी प्रेशराइज की, प्रेशर की। और प्रेशर में क्या होगा आप देखिएगा, अब तुम्हें ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग n+l रूल लगा के इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं। कुर्बानी कौन देगा? भर दिए 8। 4s में कितने भरने हैं? क्या नाम है? 2 भर। कंटेंट डाले वो तुम्हारे तक पहुंच जाए, बस इतना ही चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो Eg की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है। TFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट की एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाँ बच्चा पार्टी, सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक जोश में होंगे, जुनून में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेकंड पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फर्स्ट पार्ट मैम ने पढ़ाया और बहुत दम से पढ़ाकर उसमें PYQs कुछ इस तरीके से पढ़ाए आपको। आपको याद रखना है ये बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप कम से कम अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कि हमें कंटेंट बहुत अच्छा मिलना चाहिए, उस चीज के लिए उसको फॉलो करते रहें। पहला पार्ट कोऑर्डिनेशन का था जिसमें IUPAC मैंने प्रॉपर वाइंड अप करी, उसका इंट्रो पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, PYQs के बारे में मैंने पूरा परोसा। आज का पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला आइसोमेरिज्म, उसकी ट्रिक बताऊंगी मैं। नंबर 2 BBT, उसका शॉर्ट तरीका बताऊंगी मैं। नंबर 3 CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्यों पढ़ना है, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे PYQs आते हैं, वो बताऊंगी मैं। कॉम्पिटेंसी लेवल को लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मैं वो चर्चा करूंगी आज की पूरी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वन शॉट लेक्चर, एंथुजियास्टिक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगी, आपकी आपकी नाकामी, मतलब जो नाकामयाबी कह लो या आपकी असफलता कह लो, तो बेटा आपकी असफलता का इंतजार, फिर से गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपकी असफलता का इंतजार तो पूरी दुनिया कर रही है, हर दूसरा आदमी कर रहा है, किंतु आपकी सफलता का इंतजार घर पर बैठी हुई वो मां कर रही है जो कि संघर्ष करके आज आपको इस मुकाम पर लेके आई है। जब आप आपके बोर्ड का लास्ट, मतलब 12th के बाद कुछ, मतलब स्कूल लाइफ खत्म है, ये आपका लास्ट एग्जाम है एक तरीके से। इसके बाद सेमेस्टर होंगे, चैलेंजेस होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, नई काम होगी, नई बात होगी, बट ये आपका लास्ट मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तो याद रखना कि असफलता का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मां का चेहरा देखकर मेरी बात मानते हुए सफलता के लिए जी जान लगा दो। सब कुछ भूल के, सब कुछ मिटा के, एकजुट होकर अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लोगे तो चमत्कार हो जाएगा बेटा, चमत्कार हो जाएगा। तुम वो हासिल कर सकते हो जो बच्चे कहते हैं ना कि यार मैंने तो बस 1 महीने पढ़ाई करी थी, यार 1 महीने में इसने ऐसा क्या पढ़ लिया जो मैंने साल भर में नहीं पढ़ा, और इसके इतने अच्छे नंबर आ गए। तो यही कहानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, विलंब नहीं करते हैं, वीडियो को, लेक्चर को देखिए ध्यान से। इस पूरे स्लाइड में अगर आप देखो तो इसमें आपको स्ट्रक्चर और स्टीरियो 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म दिखाई दे रही होंगी। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर ये 4 पार्ट हैं आपके, आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज, ये चारों पार्ट हैं। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो बेटा जी जब हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो तुम ध्यान से देखना है, नाम ही में छुपा हुआ है उसकी परिभाषा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयंस की बात चल रही है बेटा, 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन डिसोसिएशन करने के बाद वो अलग अलग आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो अलग अलग आयंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये क्लोराइड को बाहर निकालेगा, इसमें जो आपका काउंटर आयन है बाहर निकलने वाला जो डिसोसिएट होगा, रेडिकल वाला पार्ट, वो क्लोराइड होगा, यहाँ पर सल्फेट होगा। और जब ये क्लोराइड और सल्फेट वाला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्वेश्चन पेपर में आती है तो उसके टेस्ट बहुत मिलिटरी है, वो आपको लिख के आने ही हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन या कोई एब्स्ट्रैक्ट करके कुछ वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट वेरी वेल। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लोराइड का टेस्ट याद रखना है, मैंने यहाँ पर टेस्ट भी दिया हुआ है। क्लोरीन का कलर याद कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीनिश येलो कलर, भैया ग्रीनिश येलो कलर होता है, ठीक। और यहाँ कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा आपका सल्फेट का बेरियर क्लोराइड के साथ। तो इसी तरीके से अगर 2 कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला लेकिन उनके रेडिकल आपस में एक्सचेंज दिखे आपको बाहर,
आयंस अगर डिसोसिएशन में अलग होते हैं तो आप उनको बोलोगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड वाली है हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी, पानी मतलब कुछ तो लोचा है भाई, मतलब पानी में ही कुछ छुपा हुआ है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आपको क्या करना है, पानी की उठापटक करनी है, पानी के मॉलिक्यूल की उठापटक करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया है एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्रोमियम का, तो क्रोमियम में एज अ लिगेंड अंदर 6 पानी पड़े हुए हैं। सेकेंड आइसोमर में क्या किया, एक पानी को बाहर निकाला और क्लोरीन को अंदर मार दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन को एक्सचेंज किया। थर्ड आइसोमर्स बनाया तो हमने 2 पानी बाहर निकाले, 2 क्लोराइड आयन हम अंदर लेके आए और हमने उनको एक्सचेंज मार दिया। तो आप ये देखो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, वायलेट से ब्लू एंड देन ग्रीन। मतलब पानी की पोजीशन अगर उठापटक होती है दैट मींस हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको पकड़ना बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, बिकॉज ये उन्हीं 2 पेयर में देखने को मिलेगी जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होंगे, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होंगे। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे तो इन दोनों में आप देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सेम दिखाई देगा। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहते हैं तो ये 2 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कैटायनिक और एनायनिक के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं। इनमें आप सेंट्रल मेटल एटम की उठापटक कर दो, सीएमए को उठापटक कर दो तो आइसोमर बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोबाल्ट बैठा है, यहाँ क्रोमियम बैठा है भाई, दूसरे वाले आइसोमर में हम किसको बिठाएंगे, यहाँ क्रोमियम को बिठा दो, यहाँ कोबाल्ट को बिठा दो भाई, काम हो गया। लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आती है मेरी फेवरेट, आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। ये आप देखिएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज की बात कर लेते हैं, लिंकेज को हमने स्किप कर दिया था। लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए जादू का पिटारा चाहिए। जादू का पिटारा बोले तो दोगला, दोगला बोले तो वो दोस्त जो तुम्हारे पीठ पर वार करता है, जिसके डबल डबल व्यवहार होते हैं, जो डुअल व्यवहार करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंट लिगेंड। मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन में भी खूब याद करवाती हूँ कि बेटा याद रखना तेरे साथ कौन कौन से एम्बीडेंट लिगेंड घूम रहे हैं। एम्बीडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनकी 2 डोनर साइड्स अलग अलग होती हैं। वो मूड स्विंग मूड वाला काम करता है, कभी ये वाला एटम डोनेट करता है तो मन चाहा तो कभी दूसरे एटम ने डोनेट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे सामने बने हुए हैं, देखो ध्यान से देखो दोनों कॉम्प्लेक्स को, इन दोनों में NO2 ऐसा लिगेंड अंदर पड़ा हुआ है, मतलब इस कोबाल्ट को लोन पेयर यहाँ NO2 का नाइट्रोजन दे रहा है, लेकिन दूसरे वाले पेयर में आप देखो ONO लिखा हुआ है। ONO मतलब दूसरे वाले पेयर में इस कोबाल्ट को लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है। मतलब ये 2 तरीके से वार कर सकता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है। तो इस टाइप के लिगेंड को एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। और एक ट्रिक पकड़ लो, क्योंकि मैं ट्रिक से बहुत पढ़ाती हूँ, मेरा काम ही है ट्रिक से पढ़ाना, क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ सिलेबस होता है क्लास 12th का, और क्लास 12th का CBSE का बच्चा, ISC का बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म खगालता है, ऐसा प्लेटफॉर्म छानता है जहां उसको कंफर्ट जोन के साथ ट्रिक मिले, क्योंकि ट्रिक से वो जल्दी कैच करेगा और जल्दी पकड़ेगा कंटेंट को। तो मेरी कोशिश ये रहती है, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल या इनऑर्गेनिक, मैं कुछ भी पढ़ाऊं मैं ट्रिक से पढ़ाऊं। बहुत से टीचर्स कहते हैं ऑर्गेनिक में ट्रिक बन नहीं सकती हो, मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक में n नंबर ऑफ ट्रिक्स अप्लाई हो सकती हैं। शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट भी ऑर्गेनिक में बन सकता है। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल और लास्ट तक हर वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जिनका भी आप भला करना चाहते हो उनको कंटेंट प्रोवाइड करिए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनको पता चले कि अच्छा ये चैनल है, इसमें शॉर्ट फिल्टर कंटेंट मिलता है विद दी ट्रिक्स, तो उसको वो बच्चे भी पढ़े, क्योंकि अब अपलोड होगा। अगर मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रही है तो मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रिक्स भी बताएगी, मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन शॉट बनाएगी, और बनाएगी तो वो अपलोड करेगी, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स का भला भी होगा। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिस यूनिवर्स में आप रहते हो, जिस दुनिया में आप रहते हो, उस दुनिया में हम चारों तरफ अपने मिरर वर्ड से कनेक्टेड हैं। हम गंदा देंगे तो गंदा रिफ्लेक्ट होगा, अगर हम किसी को अब्यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर हम किसी का भला करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, हम बहुत अच्छा सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे उसके बारे में, तो याद रखना वो अच्छाई उस तक गई, रिफ्लेक्ट हुई, और वो अच्छाई वापस आई आप तक। वही कहते हैं, आपको खुद लगता है कि यार मैं तो कभी कुछ ऐसा करा नहीं, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मैंने कभी तो ये किया नहीं, तुमने किया होगा, तभी वो बुराई, वो नेगेटिविटी, वो चीजें तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं।
तो इसीलिए मिरर वर्ल्ड में, यूनिवर्स के अंदर जो आप रहते हो, कोशिश यही करो, जितना लोगों का आप भला करोगे, जितना दूसरों को आप कंफर्ट जोन में लाओगे, उतना आप सक्सेस ज्यादा होगे। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए लिंकेज में, जहां पर आपको नाइट्रोजन दिख जाए, ये है ट्रिक, जहां भी आपको नाइट्रोजन दिख जाए वो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला ही बंदा है, क्योंकि साइनाइड का आइसोसाइनाइड देखो नाइट्रोजन है, NO2 का ONO देखो नाइट्रोजन है, SCN NCS आइसोथायोसाइनेटो थायोसाइनेटो नाइट्रोजन ही है। मतलब इन सब में नाइट्रोजन कॉमन है, तो नाइट्रोजन वाला जो बंदा रहेगा वो एम्बिडेंट रहेगा, एम्बिडेंट वाला रहेगा तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बच्चे कहते हैं मैम ये तो पढ़ लिया, भला क्या होता है? तो भला ऐसे होता है, पीवाईक्यूज ऐसे आते हैं, आईएससी के बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यू तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए लेके आई है, कंटेंट पढ़ाया, पीवाईक्यू तुम्हारे सामने है, देखो अपनी आंखों से, कुछ इस तरीके से पीवाईक्यू तुम्हारे सामने आएंगे। सिंपल आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया बताओ किस तरीके से इसमें आपको देखना है कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ सल्फेट है, ब्रोमीन है, तो आप समझ जाओ दोनों में रेडिकल का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब अगर आप इसका आइसोमर बनाओगे तो यहाँ Br कर दोगे, वहां सल्फेट कर दोगे, मतलब ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक, ये सल्फेट का टेस्ट देगा तो वो ब्रोमीन का टेस्ट देगा। इन दोनों को ध्यान से देखो, वाटर की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है, यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल पड़े हैं एज अ लिगेंड, यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल पड़े हैं एज अ लिगेंड, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो रही है। तीसरे वाले में आप देखो कि यहाँ पर NO2 पड़ा है, वहां पर ONO, मतलब एम्बिडेंट प्रॉपर्टी हाईलाइट हो रही है, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म हो रही है। लास्ट वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रेडिकल दिख जाएगा, बाहर क्लोराइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, दैट मींस इनमें रेडिकल का एक्सचेंज हो रहा है। सेम ऐसे ही बहुत सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। और भी आप जब देखोगे, अभी ये और क्वेश्चन भी सामने आए हैं, ये आपके स्टीरियो वाले हैं। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात होती है। ज्योमेट्रिकल में हम क्या करते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ऑप्टिकल में हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बनाते हैं। तो उनके भी यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिकल, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए आप याद रखिएगा, हालांकि ये टॉपिक काफी लेंदी है, बड़ा है, तो टेट्राहेड्रल तो ये देंगे ही नहीं, पहले तो ये याद कर लो, पहले तो ये वाला बॉक्स याद कर लो कि भाई टेट्राहेड्रल वाले बता देते ना कि दिस आइसोमेरिज्म डज नॉट फॉर्म फॉर 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल ओनली। ठीक है, इनमें ये नहीं होती है। किन में होती है? ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ये होती है। उसके साथ साथ क्या तरीका है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने का? तो बेटा इसमें कुछ पेयर्स बनते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मेटल आयन है, कोई भी मेटल आयन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पर लिखा ऐसे, मैंने M लिखा, यहाँ पर M के बाद मैंने लिखा A2B2। तो आपको पता है A2B2 में कि आप किसी एक लिगेंड को लेके सिस और ट्रांस पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ABCD तो यहाँ पेयर नहीं बन रहे हैं, पेयरिंग बनती है इसमें, पेयरिंग का कमाल होता है इसमें। पेयरिंग के द्वारा हम ज्योमेट्रिकल का सिस और ट्रांस हम बनाते हैं, वो पेयरिंग के थ्रू बनाते हैं। एग्जांपल लो, समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पर A2, ये B और ये C, मतलब ये M मान लिया, ये आपका A2 है, ये B है, ये C है। तो हमको पता है कि A2 मतलब दो लिगेंड ऐसे होंगे आपके, पायराडीन बोलते हैं PY को, कि इनको लेकर आप सिस और ट्रांस बनाते हो। देखो ध्यान से, ये वाला कैसा बन रहा है, ये बन रहा है ट्रांस, ये वाला देखो एक ही तरफ एक ही अलाइन पर है, दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। तो सिस और ट्रांसफॉर्म इस तरीके से जनरेट होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो आप याद रखना इसमें पेयर बनते हैं, पेयर के अकॉर्डिंग हम आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसके बाद अब आपका आ जाता है नेक्स्ट ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए पीपीएल जरूर आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंपाउंड जो रहेगा उसमें रोटेशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मीनिंग होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, वो भी देख लेते हैं। ये डब्बे आपको याद रखने होंगे बॉक्स, कि भैया टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नहीं शो करेंगे, इसमें लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन प्रेजेंट ऑफ द पीपीएल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो। ठीक, उसमें भी था, लेकिन वह यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे। इस आइसोमेरिज्म में बहुत ही बढ़िया चीज रहेगी, क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका क्या होगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो लीवो और क्लॉकवाइज घूमेगा तो डेक्स्ट्रो। बट यार प्रॉब्लम ये आती है कि मैम एक बात बताओ, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो बेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए बढ़िया ट्रिक पकड़ा रही हूँ। ट्रिक के लिए ऑर्गेनिक लिगेंड देखो चिपका दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पेयरिंग में देखो A2B2 A2BC या A B2C
मतलब बी दो आ गए ना, उनके दो पेयर बन जाएंगे, कहीं ना कहीं दो पेयर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखना, अगर इस तरीके से आपको मिलेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड मिलेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अगर पानी की पोजीशन चेंज है तो वो हाइड्रेट आइसोमर्स होंगे। एम्बिडेंट लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमर्स होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और दो कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा। और अगर आयन का एक्सचेंज है तो आयनाइजेशन आइसोमर्स होगा। तो इस तरीके से इनकी ट्रिक्स आपको याद कर लेनी है। उसके बाद जब आगे बढ़े तो आपने क्या देखा, कुछ इस टाइप के बहुत ही फेमस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। एक तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसके आपको आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। कैसे बनेंगे, कोवोल्ट केस का आपको आइसोमर ड्रॉ करना है। कौन सा आइसोमर ड्रॉ करना है आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो सिस और ट्रांसफॉर्म आप कैसे बनाओगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो वो आपको देख लेना है, सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगे। एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, और ये 2018 सीबीएसई दिल्ली के एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन ये दिखाया, एक और देखिए, मजा आ जाएगा आपको। आईएससी 2020 में व्हाई डज द कॉम्प्लेक्स जो आपको दिया हुआ है शो ऑप्टिकल, अरे यार ओएक्स आ गया, ओएक्स ऑर्गेनिक लिगेंड हो गया। ऑर्गेनिक लिगेंड अभियल मैम ने समझाया, अभियल मैडम ने पढ़ा दिया कि ऑर्गेनिक लिगेंड वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। ट्रिक दे दी तुमको, ट्रिक इसलिए दी कि तुम्हें अब ट्रिक से ही चलना होगा। ट्रिक इसलिए प्रोवाइड कर रही हूं, क्यों, क्योंकि आप लेंदी कंटेंट पढ़ तो लोगे लेकिन बटोर के समराइज करके, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। इसीलिए 11th आवर पे जब रिवीजन किया जाता है तो अपने पुराने रजिस्टर खोल खोल के नहीं पढ़े जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट चिट्स बनाई जाती हैं, उनको मेमोराइज किया जाता है, उनको याद रखा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाती है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाई हूं। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, देखिएगा, एक और ये क्वेश्चन है, मैं गारंटी से कह रही हूं, दावे के साथ, अभी तक आइसोमेरिज्म में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक इस स्लाइड तक आए हैं, अगर कोई भी बच्चा जो जिसके पास ये वीडियो पहुंच जाए, मैं बोल रही हूं बार बार, जिसके पास, वो लकी होगा जिसके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। अभी पहुंचे, 2026 में पहुंचे, जब भी पहुंचे, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, वो बच्चा जरूर जरूर इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगाए। एंड आई नीड योर कमेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत नीड है, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ, आपने ये वीडियो वॉच करी, आपको इसका कंटेंट कैसा लगा, आपको उसके क्वेश्चंस की ग्रिप कैसी लगी, आपको कैसा लगा कि हाँ, इन क्वेश्चंस में दम है, ये 2026 में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। मैम बिल्कुल मोस्ट प्रोडक्टेड कंटेंट ही यूट्यूब पर लेके आई हैं और हमारे सामने परोस रही हैं। इसीलिए व्हेनेवर यू वॉच माय वीडियो, आई वांट योर कमेंट, कि आप वहां पर कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप जरूर दें कि प्रोडक्टिव, आपको प्रोडक्टिव वीडियो लगी कि नहीं। या कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो, इस टाइप की वीडियो किस टॉपिक पे आपको और चाहिए, पर्टिकुलर किस टॉपिक पर आप वन शॉट मांग रहे हो, आपको इसको और लेंदी फॉर्मेट में अगर पढ़ना हो, वो और एक एक टॉपिक को एलोबरेट करके पढ़ना हो, तो डिटेल में ये क्वेश्चन सारा जितना भी मैंने डिटेल में बोला है आपको, ये इसी वीडियो के नीचे पूरी हमारी सीरीज यहाँ पर आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, आपको, आप वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पर आपको इसके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, 8-10 लेक्चर जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं कोऑर्डिनेशन के, वो सारे डिटेल्ड में लेक्चर मिल जाएंगे आपको। तो कोशिश यही करो, कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट के थ्रू मुझे बूस्टिंग मिलेगी, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा। मेरे लिए सिर्फ वही अर्निंग है, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए अर्निंग रहेंगे, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी प्रोडक्टिव वीडियो बना पाऊं और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊं जो तुम्हारा बहुत भला करे। ठीक, तो ये अपने एक टॉपिक हमने वाइंड अप कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बीवीटी पर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बात करती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पूरा कंप्लीट चिट्ठा, मतलब उसकी ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इवन कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ बताता है बीबीटी। बीबीटी जब पढ़ने जाते हो, सबसे पहले आपको बीबीटी में ये जानना होगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको याद करने हैं। याद कैसे करने हैं मैं आपको आगे बताती हूं। अगर मान के चलो आप निकाल रहे हो हाइब्रिडाइजेशन और निकल के आ गया sp3d2 या d2sp3, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो कंफर्म है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर आ गया dsp2, तो बेटा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो ऑलरेडी आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लो, आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये थ्योरी ज्योमेट्री के बारे में बताएगी,
ये थ्योरी आपको कॉम्प्लेक्स की जो कितना अवेलेबल उसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली डब्बे क्यों चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल क्यों चाहिए, बीवीटी के वो खाली डब्बे क्यों चाहिए, खाली डब्बे मिलेंगे, खाली ऑर्बिटल मिलेंगे तब जाके बॉन्ड क्रिएट होगा सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड्स के साथ, इसीलिए वैकेंट ऑर्बिटल की नीड होती है। ठीक, उसके बाद डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जब इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन होगा भी होगा। तो जब रिक्वायरमेंट होती है ना, द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एसपीडीएफ जो सेंट्रल मेटल के होते हैं वो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं उसमें। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करें या इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, उसमें से रिमूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप हुन्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, साथ में आप n+l रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब हुन्स लॉ क्या होता है, n+l रूल क्या होता है, क्वांटम नंबर नहीं पढ़ी मैम हमने, 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं करी मैम हमने, तो उसका भी हम सोल्यूशन लाए हैं, अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है उसके लिए sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है या d2sp3 है, ज्योमेट्री सेम रहती है, ऑक्टाहेड्रल। ये तुम्हारे कुछ बीबीटी के पॉइंट हम तुम्हारे लिए लेके आए थे। उसके बाद एक देखो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेके आई हूँ तुम्हारे सामने, FeCN का होल 6 माइनस का 3। अगर मैं इसको पूरी तरीके से सॉल्व करूं तो इसका क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे क्या आएगा, वो थोड़ा सा डिटेल में मैं खुद मैन्युअली समझा रही हूं आपको। हमने मान लो ये लिया है FeCN का होल 6 ऊपर माइनस का 3। सबसे पहले आपको याद रखना है 3D सीरीज रट लो बेटा, 3D 4D सीरीज तो रटनी है, वैसे भी डी ब्लॉक पढ़ना ही पढ़ना है, रट्टाफिकेशन मारना ही है, लेकिन अगर इसको रट लोगे, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही रट लोगे तो तुम्हारा बहुत आनंद में भला होने वाला है। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये एक लड़के की कहानी है, बेचारा बड़ा परेशान है, उसकी जो मैडम है वो बहुत प्यारी है और उनको कोई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कमेंट पास करते हैं तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है। तो वो लड़का बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप 3D सीरीज पूरी रट लोगे, क्योंकि इसके स्कैंडियम के पहले कैल्शियम आता है मेरे बच्चे। तो बेटा अगर वहां कैल्शियम का 20 है तो इसका 21 है, और अगर 21 से हम चालू कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, फिर आपको पता ही है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरीके से 30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर याद होना यार बहुत जरूरी है यार। अब एटॉमिक नंबर ही याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने इतना प्यारा इमोजीज तुम्हें बताया, इतनी प्यारी ट्रिक तुम्हें बताई, एक फीलिंग के साथ तुम्हें बताया, और तुम्हें याद हो जाना चाहिए ट्रिक। कल तक तो जब भी तुम्हें वीडियो मिले तुम्हें याद हो जाना चाहिए। उसके बाद ये एटॉमिक नंबर 26 वाला प्राणी, जब 26 वाला प्राणी है कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ये हो गया आर्गन, यहाँ मारा हमने 4s2 और यहाँ लिखा 3d6। फिर हम क्या करेंगे, 3D का ऑर्बिटल बनाएंगे। मैम 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 डब्बे होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11th में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया तो अब सीख लो भाई, मैम सिखा रही है, समझा रही है, सीखो रटो, लेकिन बीवीटी पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ पर 4s बनाएंगे, एक बॉक्स, यहाँ 4p बनाएंगे, इसमें आपके 3 डब्बे होते हैं मेरे बच्चे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, थोड़ा मार्कर चेंज कर लो फील आ जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मैम, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैम ने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बेटा इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप इसका ON निकालोगे, अगर निकालना नहीं आता तो वो भी सीख लो, इसको x मानेंगे, साइनाइड का -1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने मल्टीप्लाई बाय 6, और एल्जेब्रिक सम बराबर रख देंगे माइनस का 3, तो क्या आएगा 3 आएगा, 6 - 3 कितना होगा 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 3। जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है उतने इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग आपको उड़ाने हैं। क्या करने हैं, उड़ाने हैं। क्या करने हैं मैम, उड़ाने हैं। उड़ाने हैं मतलब गायब करने हैं। तो गायब करने के लिए जिसकी एनर्जी कम होगी, जो होगा कमजोर, वो देगा कुर्बानी। कुर्बानी कौन देगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो n+l के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए 3D की एनर्जी ज्यादा होती है, 4s की एनर्जी कम होती है। उसके लिए बता दे रही हूं, l की वैल्यू s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए रट लीजिए, 0, 1, 2, 3। तो अगर मैं 3D के लिए निकालूंगी, n की वैल्यू कितनी है 3,
और डी की वैल्यू कितनी है 2, टोटल आएगा 5। यहाँ एन की वैल्यू कितनी निकालेंगे 4, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है 0, टोटल कितना आएगा 4। तो यहाँ 4 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। बड़ा आदमी कौन है 3D। संख्या में 4 बड़ा है लेकिन n प्लस एल में 3D बड़ा है, इसको याद रखना। तो पहले कुर्बानी होगी 4s की, 4s से इलेक्ट्रॉन गायब, 4p तो ऑलरेडी वैकेंट बैठा हुआ था, खाली बैठा ही हुआ था, बचा आपका 3D। अब 3D में देखते हैं क्या समस्या है। 5 ऑर्बिटल बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन तुम यहां से उड़ाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन तुम यहां से उड़ाओगे, बचे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन। अब प्रॉब्लम आएगी प्रेशराइज की, प्रेशर की। और प्रेशर में क्या होगा आप देखिएगा, जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो थोड़ी सी चर्चा सुन लीजिए लिगेंड के बारे में, इसके बारे में सुनिए। जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ये वीक भी होते हैं, ठीक। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें साइनाइड याद रख लो यार, अमोनिया याद रख लो यार, ये मजबूर करते हैं पेयरिंग के लिए, ये मजबूर करते हैं पेयरिंग के लिए। वीक लिगेंड में सारे हैलोजन याद कर लो यार, सारे हैलोजन याद कर लो, ये पेयरिंग कराने की दम नहीं रखते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग कराने की दम रखते हैं। और मैं अपने बच्चों को जब ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो ब्याह कराने की दम रखते हैं। ब्याह मतलब शादी, ठीक। पेयरिंग का मतलब क्या होता है भाई, शादी कराना। जोड़े का मतलब क्या होता है भैया, शादी कराना। तो वही कहानी है, ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इनका जोड़ा बना देगा, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, और एक जोड़ा तो था ही। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अभी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका जोड़ा इससे बनाएंगे, मतलब इसका जोड़ा इससे बनाया पेयर हो गया, इसका जोड़ा इससे बनाया पेयर हो गया, बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ डाल दिया। 5 ही तो बचे थे ना यार, 5 बचे थे, 2 जोड़े बन गए, एक अनपेयर्ड बच गया, ठीक है भाई। अब आप बताओ कितने लिगेंड हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली। तो क्या तुम्हें 2 डी के ऑर्बिटल मिल गए, यस मैम। एक एस का मिल गया, यस मैम। 3 पी के मिल गए, यस मैम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है ज्योमेट्री इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ये होती है इसकी ज्योमेट्री। लास्ट में देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, मैम लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है तो नेचर क्या होगा मैम, नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था 3। पूरा चिट्ठा खोल दिया बीबीटी ने, तुम्हारे सामने केस रखा मैम ने। केस नंबर 1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस रखा। किसका केस रखा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। अब मुझे बताइए, अगर यहीं पर मान लो मैं यहां आयरन लिखती और यहां क्लोरीन को लगा देती 6 और यहां माइनस का 3, ऐसा कुछ करती मैं, तो बेटा पता है आपको इसका 26 होता है एटॉमिक नंबर, और ये आर्गन, यहाँ 4s2, यहाँ 3d का 6। अब आपको पता है ON कितना आएगा मैम, ON आएगा यहाँ पर 3। तो आपको मालूम है, अभी बताया है मैम ने कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है मैम, 2 इलेक्ट्रॉन है। 4p मैम वैकेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग n+l रूल लगा के इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं। कुर्बानी कौन देगा मैम, कुर्बानी देगा 4s वाला। पहले इलेक्ट्रॉन 4s से गायब करो, तो 2 आपने यहां से गायब करे, एक आपने यहां से गायब किया। उसके बाद 3d की हालत देखो, 3d में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल हैं। तो पांचों में एक 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 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4s ये है, 4p ये है, खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम आ गई भाई, समस्या आ गई भैया। समस्या क्या आ गई, वीक लिगेंड है। मैंने अभी बताया था हैलोजन क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं यार। जो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड के अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि वो ब्याह करा सके, कि वो शादी करा सके। तो वो क्या करा सकता है, वीक लिगेंड तो अपना पड़ा रहेगा, वो यहां से खाली करेगा नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ तो 6 लिगेंड है, 6 डब्बे चाहिए। डब्बे कितने हैं, 4, बहुत नाइंसाफी है। तो इसके लिए आप बाहर से बोरो करेंगे, आप बाहर से ऑर्बिटल लेके आएंगे। तो 4p लिया, 4 का d भी उठाएंगे। जब 4 का d उठाएंगे तो आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो आपको एक s का मिला, 3 p के मिले, और 2 उठाए आपने d के। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया,
स्ट्रॉन्ग वाले में क्या आ रहा था, D2sp3, वीक वाले में क्या आया, sp3d2। ठीक है, ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल, क्या आई ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेचर क्या आया, पैरा मैग्नेटिक। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल रहा है, 6, और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अब जो मैम ने अभी तुम्हें यहां पढ़ाया उसको आप याद रखना। ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में क्या होता है मेरे बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराते हैं तो अंदर वाले ऑर्बिटल अपन यूज कर लेते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो वीक वाले लिगेंड होते हैं उनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले ऑर्बिटल का तो आप इस्तेमाल कर नहीं पाते हो, जैसे कि आपने इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्या आप 3D वाले ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर पाए, नहीं कर पाए। क्या उसने छूने दिया 3D ऑर्बिटल को, नहीं छूने दिया, तो आपने बाहर से बोरो किया ना, तो इसको हम बोलते हैं, वीक लिगेंड वालों को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत कम बच्चों को याद हो पाता है ये। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले होते हैं इनर ऑर्बिटल और वीक लिगेंड वाले होते हैं आउटर ऑर्बिटल। ठीक, जो भारी भरकम होता है, भारी मोटा आदमी, उसे हिलाने में आपको टाइम लगेगा ना, तो बेटा उनका होता है स्पिन लो। तो जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका स्पिन लो होता है, उन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ऐसे फिसड्डी, ऐसे रद्दी जो वीक लिगेंड वाले होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, उनको अपन आराम से घुमा देंगे तो इनका स्पिन होता है हाई, इन्हें कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, लो स्पिन। अरे महाराज कितना इजी, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले होंगे वो अंदर वाले ऑर्बिटल का इस्तेमाल करा लेंगे ब्याव करा के, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, उनका स्पिन लो होगा क्योंकि भारी भरकम है। और जो गरीब है हैलोजन की तरह, ये बाहर से उधारी लेनी पड़ेगी, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, हल्के पतले होंगे, इन्हें घुमा लेंगे तो इनका हाई स्पिन। कितना आसान है बताओ, है कि नहीं। तो मैंने आपको सारे केस बता दिए इसमें, आपको वीक का भी बता दिया, आपको स्ट्रॉन्ग का भी बता दिया। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारे केस आएंगे, तो मैं धीमे धीमे आपको केस बता दे रही हूं, देखिएगा। अब आप यहां से उठा लो, चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पड़ा हुआ है आईएससी 2016 का क्वेश्चन है। अब बताओ एनआई का एटॉमिक नंबर 28 है। अगर 28 है तो आपको पता है आर्गन लिखना है अपन को, आर्गन के बाद 4s2 लिखना है, फिर 3d8 लिखना है। यहाँ 3d8 के आपको ऑर्बिटल बनाने हैं, बना डाले आपने 5, कितने भरने हैं, क्या नाम मैम, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दिए 8। 4s में कितने भरने हैं, क्या नाम मैम, 2 भरने हैं। 4p वैकेंट रहना है, ठीक है भैया, वैकेंट कर दिया। अब ON निकालो, ओरली निकालो, कितना, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, गायब हो गए, 4s खाली हो गया। अब बचे हैं ये, जब ये बचे हैं तो पहले देखो वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और तुमने यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया है, उड़ा दिया है, तो भैया ये तो छूने भी नहीं देगा यहां से, तो आपका 4s खाली हो गया है, 4p खाली हो गया है, 4 डब्बे और 4 लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3, sp3 की ज्योमेट्री क्या आई, टेट्राहेड्रल। उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, नेचर पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप आराम से ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो, उनका बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके बाद देखो जो मैंने अभी बताया था तुम्हारे सामने आ गया, क्या सामने आ गया बताओ, मैंने बताया था लो स्पिन हाई स्पिन, मैंने बताया था इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, सामने आ गया कि नहीं आ गया बताओ। क्लियर हो गई कहानी। तो ये दोनों तो सामने लिखे हुए हैं, हाई स्पिन वाले कौन से होते हैं, लो स्पिन वाले कौन से होते हैं, किसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे ऑटोमेटिकली उनके अंदर का ऑर्बिटल आप यूज करोगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वालों को क्या करोगे आप, कहा क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। लेकिन इनसे बाहर वालों का आप लोगे डी ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन S से चालू होगा, तो sp3d2 हो जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी करके दिखाया था आपको इसका। इसके आगे चलते हैं, आगे गए तो देखो ज्योमेट्री सामने लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग वाले में ये, वीक वाले में ये, सब कुछ दिया है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 4s से बने हैं, 4p वैकेंट है। और जैसे उसके बाद आपको पता है 4s से इलेक्ट्रॉन आपने उड़ाए, उड़ाने के बाद ये वाली कहानी हुई, ये वाली कहानी होने के बाद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाएगा, ब्याह करवाएगा। तो उसने देखो ब्याह करवाया, ब्याह करवाया, ब्याह करवाया, शादी करवाई, शादी करवाने के बाद कितने ऑर्बिटल खाली मिले, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, D2sp3 निकला, D2sp3 निकला तो ज्योमेट्री क्या निकली,
ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेचर कैसा निकला? डायामैग्नेटिक। ठीक, अब बताओ, इतने अच्छे तरीके से, इतने इजी तरीके से मैंने बीबीटी को तुम्हारे सामने परोसा, मैंने पूरी आइसोमेरिज्म की ट्रिक को तुम्हारे सामने परोस दिया, और सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूं मैं, 1 to 1 पीवाईक्यू सारे डले हुए हैं इसमें, जो तुम्हारे सामने मैं लेके आई हूं। तो कितनी प्रोडक्टिव वीडियो है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए। और जो भी नया बच्चा है इसको देखिए, वीडियो पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने लिए कर लो, अपने लिए कर लो, कि जब जब हम कोई भी वन शॉट यहाँ पर अपलोड करें, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई ट्रिक डालें, कुछ भी हम कंटेंट डालें, वो तुम्हारे तक पहुंच जाए, बस इतना ही चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी आपको पता ही है कि अगर आप करेंगे, अब कोबाल्ट का दिया है, अब देखो कितना इजी है, मैं इसकी तरफ देख ही नहीं रही हूँ आंसर की तरफ। ये वीक लिगेंड है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27 होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ ऐसे भरे हुए होंगे। अब निकालो इसका ON, 3 निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 2 आप यहां से उड़ाओगे, 1 आप यहां से उड़ाओगे। उड़ाने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ब्याह करवा ही नहीं सकते, आप पेयरिंग करवा ही नहीं सकते, ये वाला डी आप यूज नहीं कर सकते, आप बाहर से डी 4D का डी लेके आओगे और इस्तेमाल करोगे। तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आपको चीजें यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है और याद करनी है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर। हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट जानकारी देती है स्पिन के बारे में, जानकारी देती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जानकारी देती है आपकी बिल्कुल सही नेचर। मतलब हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर बताया, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को बीबीटी प्रूव नहीं कर पाई, बीबीटी बता नहीं पाई। लेकिन भाई साहब CFT के, जो CFT ने चीजें दी हैं, CFT ने जो चीजें बताई हैं, उनके द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हो, नेचर निकाल सकते हो, स्पिन निकाल सकते हो, सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो भैया देख लो, पहले तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, वो देखो चर्चा में हम करेंगे। अगर देखा जाए, पहली बात तो मेटल, आयन और लिगेंड जो होते हैं पॉइंट चार्जेस होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई संबंध नहीं, ऐसा CFT का कहना है। कि भैया दावा तुम लोग मार रहे हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हम तो कह रहे हैं कि ये तो पॉइंट चार्ज होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न होता है, पाया जाता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टाइप का लिखा है। लिगेंड अप्रोच करते हैं जब सेंट्रल मेटल एटम को, CMA को, तो दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द डी ऑर्बिटल। जब लिगेंड डी के पास, डी ऑर्बिटल के पास बॉन्ड बनाने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि सरकार ही अलग है भाई। सरकार कुछ ऐसी है कि डी ऑर्बिटल में जो 5 ऑर्बिटल एक साथ रहते थे, वो तुम्हारे नॉन डी जनरेटेड, मतलब दिखते हैं आंखों से दिखते हैं कि पांचों भाई एक ही बिल्डिंग में साथ साथ में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, इनके बीच में भी झोल है, इनके बीच में भी रिपल्शन है, इनके बीच में भी डिस्ट्रैक्शन है, सारा फ्रस्ट्रेशन है इनके बीच में। तो जब जब CMA गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग दिखाई दी। जब एनर्जी अलग अलग दिखाई दी, तो पता चला कि भैया कि वो तो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं यार, वो डिवाइड हो जाते हैं। जो डिवाइड होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, तुम्हारे सामने है, एक है T2G, एक है EG। ठीक, और कहा जाता है जो EG होता है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो EG की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है। अब ये T2G और EG क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक हिंट देती हूं कि जो XY की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं, यहां से डिवाइडेड है कैसे। ये देखो बिटवीन द एक्सेस बना रही है मैम, ये ऑर्बिटल मैम बना रही है बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। तो हमने कभी x लिया, कभी y लिया, यहाँ y और z ले लिया, z और x ले लिया, तो ये बिटवीन द एक्सेस है, ये सारे T2G के पार्ट है। और ये दोनों आएंगे अलोंग द एक्सेस, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा अलोंग द एक्सेस का, एक ये बनेगा डायग्राम अलोंग द एक्सेस का। तो जो अलोंग द एक्सेस वाले होते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, और EG वालों की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये आपको याद रखना है, ये इन दोनों भाइयों में मतभेद है, इतना सा याद रखिए। अब जब इलेक्ट्रॉन मेटल एटम में ऑक्युपाई होते हैं, तो स्प्लिट हो जाता है डी ऑर्बिटल, और हुन्स रूल यहां पर भी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और जब भी दे रूल्ड आउट कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे क्वेश्चन में PYQ मैंने देखा पूछा गया है,
CFT किसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है? तो स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। ये आपको अप्रोप्रिएट तरीके से पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा कर रही है CFT। ठीक, साथ में स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा। अब ये आपको याद रखना है, डेल्टा नॉट, एक जगह डेल्टा नॉट भी बनाएंगे हम, एक जगह डेल्टा टी भी बनाएंगे। तो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको कि मैम किसके बारे में चर्चा कर रही है। मैं कुछ पॉइंट कंप्लीट कर लेती हूँ। CFSE क्या होती है? दोनों ऑर्बिटल के बीच की जो एनर्जी डिवाइड होती है उसको CFSE कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इट्स रिप्रेजेंट बाय डेल्टा नॉट, जो मैं अभी बोल रही थी आपको, टेट्राहेड्रल डेल्टा टी, जो मैंने अभी बोला था आपको। ठीक, उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू बीबीटी द बॉन्ड बिटवीन CMA एंड लिगेंड प्योरली कोवेलेंट। ठीक, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है आयोनिक कैरेक्टर होता है इनके बीच में, बस ये आपको याद रखना है, प्योर आयोनिक कैरेक्टर। अब आते हैं डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये मैंने की फीचर्स बनाए हुए हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं इज वेरी गुड। इसमें टेट्राहेड्रल के बारे में दी हुई है सारी चर्चा स्प्लिटिंग में, यहाँ ऑक्टाहेड्रल के बारे में चर्चा दी हुई है स्प्लिटिंग की। तो ये दो चार तरीकों में आप देखेंगे तो एनर्जी के बारे में बातचीत करिए, बट मेरा तरीका ये है, मेन है डायग्राम। ये आप समझ लीजिए ये कौन से कॉम्प्लेक्स बने, समझ में आ रहा होगा आपको। ये कैसा वाला बन रहा है अगर देखें आप, तो ये बन रहा है ऐसा, ये बन रहा है ऐसा, मतलब बिटवीन द एक्सेस की बात चल रही है। ये बन रहा है ऐसा, ये बन रहा है ऐसा, मतलब अलोंग द एक्सेस की बात चल रही है। तो बिटवीन द एक्सेस और अलोंग द एक्सेस इनमें लड़ाई होती है। बिटवीन द एक्सेस वालों की एनर्जी थोड़ी सी कम, अलोंग द एक्सेस वालों की कैसी होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके वजह से कुछ इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। अब ये क्या बला है? इस बला में आप ये देखिए, जो ये मेटल एटम है और ये सारे के सारे जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये है 5 भाई, जिन भाइयों की एनर्जी बटने वाली है, जो जुदा होने वाले हैं। जब ये लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो ये स्प्लिट होकर इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। जब डिवाइड हो जाते हैं मेरे बच्चे, तो T2G वाले नीचे पहुंचेंगे, EG वाले ऊपर पहुंचेंगे। ट्रिक में कुछ इस तरीके से याद करवाती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, बच्चे कहते हैं 5, मैं कहती हूँ ऊपर कितने गए, बच्चों ने कहा 2, और नीचे वालों की एनर्जी क्या हुई, घट गई, लो आ गया। ठीक, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने मैम 5, नीचे कितने गए 2, और ऊपर वालों की एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। तो इस तरीके से याद हो जाता है बच्चों को। तो 0.4 नीचे आएगा, 0.6 ऊपर आएगा। तो जब इसका हम डायग्राम आप निकालते हो तो एक फॉर्मूला बनता है 0.4 इंटू ए या एक्स भी मान सकते हो, 0.6 इंटू बी, यहाँ पर डेल्टा नॉट CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ए और बी, एक्स वाई भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये आपका तरीका होता है, आपको याद रखना है। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, याद रखना, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है। टेट्राहेड्रल के लिए जब हम आते हैं तो आप देखना उसमें रेंज ज्यादा बड़ी हो रही थी, इसमें थोड़ी छोटी होगी बस। CFSE की जो रेंज होगी थोड़ी सी छोटी होगी यहाँ पर, और कोई अंतर नहीं है, बस इसको इज्जत नहीं देनी है। इज्जत नहीं देनी है मतलब जी नहीं लगाना है, T2G EG नहीं लगाना है, T2E बस। और आपको फ्लिप कर देना है, नीचे T2 था तो T2 जाएगा ऊपर, ऊपर EG था तो E आ जाएगा नीचे। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, अभी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको आपको फ्लिप करना है। ऊपर कौन सा वाला जाएगा, याद रखना, ऊपर कौन सा वाला जाएगा, ये T2 वाला, नीचे कौन सा वाला आएगा, क्या आएगा, ई वाला, याद रखना, ई वाला नीचे, T2 वाला ऊपर। इसमें थोड़ा सा नाम थोड़ा चेंज हो गया है बट ऑर्बिटल सही बने हुए हैं। नीचे EG वाला बना है, ऊपर T2G वाला बना है, बस नाम यहाँ पर E और यहाँ पर T2 लिख दिया था, T2 ऊपर जाएगा, E नीचे आएगा, इसलिए मैंने क्लियर भी कर दिया है आपको। तो ये ऑक्टाहेड्रल का रहेगा। ठीक, ऑक्टाहेड्रल की आपकी इस तरीके से डायग्राम बनेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कुछ इस तरीके से होगी। अब कहानी क्या आती है, कहानी में ट्विस्ट ये आया कि मैम आपने CF मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बताया, आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का डायग्राम समझाया, आपने स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी में T2G और EG के ऑर्बिटल बताए, आपने ये भी बताया कि वो स्प्लिट क्यों होते हैं, उनके बीच में फ्रैक्शन एनर्जी क्यों आती है, ये भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया किससे आप निकालोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बट CFSE मतलब CFT में किस तरीके के PYQ देखने को मिलते हैं, हमें किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बेटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, CBSE 2016 में, 18 में, 20 में, ISC 2020 में इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है
और इतनी बार आया है तो मजाक तो है नहीं। तो इस पूरे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व जरूर करें। किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, नीचे टाइप करके मुझे बताएं, मुझे जानकारी दें कि मैम आप एक वीडियो और रिकॉर्ड कर दीजिए, हमको वन शॉट और चाहिए जिसमें सिर्फ मुझे पीवाईक्यू डिस्कस करा दीजिए, आप कुछ पीवाईक्यूज लगवा दीजिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखें। और डिटेल्ड वीडियो के लिए आप जब इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको डिटेल्ड वीडियो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। इवन जितनी भी वीडियोस मेरी अपलोडेड है वहां पर रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको वो भी मिल जाएगी। और बिल्कुल ऐसी ही पूरी केमिस्ट्री में आपको जिस टॉपिक में डाउट हो आप वहां पर मैसेज छोड़ें, हम रीड करेंगे और उस कमेंट जो भी आप लिखोगे, रिक्वायरमेंट आपकी जो भी होगी कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर।